नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सेट का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं में हमारी मदद करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी में आया है। तो देखिए, आपको पता है कि हिंदी जो है वह क्या है, संस्कृत से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसकी आदिजन्य कौन है, संस्कृत है। इसके अलावा जो अन्य शब्द हैं, जैसे हमारे देशज और विदेशज, ये भी क्या हुए हैं, संस्कृत में हिंदी में बोले जाते हैं। अब देशज क्या है, जो हमारे देश की सीमा के अंदर उत्पन्न हुए संस्कृत के बाद उनको क्या कहा जाता है, देशज शब्द। जैसे कि लोटा शब्द जो है वह बाद में उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, हमारा देशज है। तो ये भी हमारा हिंदी में उपयोग किया जाता है। ऐसे ही विदेशी शब्द हैं, तो विदेशी शब्द जो हमारी देश की सीमा से बाहर से आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखिए, इंडिया में या भारत में कहें तो विदेशियों ने बहुत आक्रमण भी किए और विदेशी यहाँ पे व्यापार के लिए भी लगातार आए। उसमें चाहे तुर्की हो या फारसी हो, तो इन सभी भाषाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विदेशी लोग आए तो उनके द्वारा कुछ शब्दों को बोला गया, तो वह शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है। तो ऐसे ही हमसे पूछा गया है, जो गर्म शब्द है जो जिसका हम हिंदी में उपयोग करते हैं वह किस भाषा का है। ठीक है, तो गर्म जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। यह एक विदेशी शब्द है। अगला सवाल है, विपात्र के लेखक कौन है। देखिए, साहित्य पोर्शन से ये सवाल पूछा गया है। तो विपात्र जो रचना है उसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो विपात्र है यह एक क्या है, उपन्यास है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित विपात्र किस विधा की है। तो किस विधा की है, उपन्यास। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध है ये एक उपन्यासकार लेखक थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो विपात्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इनका एक काव्य बहुत ही फेमस है, वह है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी काख। ठीक है, इनको आप नोट कीजिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक क्या है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण काव्य हैं। इसके अलावा इनके निबंध भी हैं। निबंध में एक साहित्य की डायरी, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही काठ का सपना एक कहानी रच है इनकी, काठ का सपना। ये सब क्या है, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि पूछा जाता है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो ये जितनी भी मैंने रचनाएं बताई परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य रचना से पूछा गया सवाल है। और इसकी बात करें तो जहाँ पे भी जो शब्द लगता है वह क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य रचना के आधार पर तीन होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। ठीक है, इन तीनों को मैंने अच्छी तरीके से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी हमने चयन करनी है किसकी, अधिशासी की। तो अधिशासी कैसे लिखा जाता है, अधिशासी। ठीक है, ये क्या है, इसकी शुद्ध वर्तनी है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। फिर है अगला सवाल, निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा चयनित कीजिए। तो हमने यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, इनके हमने क्या बताने हैं, विलोम शब्द बताने हैं। तो निस्सीम जो शब्द है इसका अर्थ होता है सीमित।
ठीक है, सीमित या कहें सीमा रहित, ठीक है, सीमा रहित या असीम इसका क्या होता है, अर्थ होता है। तो जिसकी सीमा रहित होता है या सीमित होता है उसका विलोम शब्द क्या होगा, उत्पन्न, ठीक है। और उत्पत्ति का विलोम होता है नाश, ठीक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उत्पत्ति नाश शब्द, या डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, अभिजात शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अभिजात शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है पूज्य, और इसके जो अन्य अर्थ होते हैं वह है कुलीन, उच्च वर्ग, ठीक है, उच्च वर्गीय और संस्कारी, शिष्ट। ये सब क्या हैं, अभिजात के अर्थ होते हैं। फिर है अगला सवाल, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम समझते हैं संबोधन और स्वनिर्देश क्या होते हैं। संबोधन वह शब्द होते हैं जो हम किसी को पत्र भेजते हैं तो उसके पद का नाम या फिर विभाग का नाम जब हम लिखते हैं उसी को क्या कहा जाता है, संबोधन कहा जाता है। जिसको क्या भेज रहे हैं, पत्र भेज रहे हैं। और स्वनिर्देश क्या होते हैं, अपने नाम का ब्यौरा देना या फिर अपना एक तो क्या नाम और पद का ब्यौरा देना ही क्या कहलाता है, स्वनिर्देश कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हम स्कूल टाइम पे आप लोगों सब ने क्या लिखा होगा, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा होगा। तो छुट्टी में प्रार्थना पत्र जब लिखा जाता था तो क्या लिखा जाता था, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, स्कूल का नाम। तो जो ये सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी हैं, तो ये क्या है, हमारा संबोधन है। हम उनको पत्र लिख रहे हैं तो उनका क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। स्वनिर्देश क्या होता है, ऐसे ही प्रार्थना पत्र जब खत्म हो जाता था, मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, ये सो वो सो लिख के, तो लास्ट में क्या लिखते थे हम, प्रार्थी, नाम और कक्षा। तो ऐसे ही आ जाता है स्वनिर्देश में, प्रार्थी या आपका या भवनिष्ठ, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे स्वनिर्देश हैं। इस तरीके से सवाल भी आता है, भवनिष्ठ किस प्रकार का शब्द है, तो संबोधन ना होके ये क्या है, स्वनिर्देश है, ठीक है। तो नाम और पदनाम या फिर कक्षा, पता, ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे स्वनिर्देश में आ जाते हैं। तो ऐसे पत्र जिसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है वह कहलाते हैं हमारे ज्ञापन। देखिए, अर्ध सरकारी पत्र में हमेशा लिखा जाता है, संबोधन और स्वनिर्देश प्रयोग किए जाते हैं, सरकारी पत्र में भी किए जाते हैं और अनुस्मारक में भी किए जाते हैं, परंतु ज्ञापन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्ञापन होते क्या हैं, कई बार आपने अखबार में देखा होगा, इस तरीके से ज्ञापन दिया जाता है, ठीक है। अब ज्ञापन कुछ भी हो सकता है, जैसे कहीं पे कुछ बिक्री हो रही है तो उसका ज्ञापन दे देंगे। जैसे कि मान के चलिए कि कहीं पे लीसा के लिए ठेका देना है, ठीक है, तो ये ज्ञापन के तौर पर लीसा के लिए क्या कर देंगे कि दिनांक इतने इतने को इसका टेंडर जाना है, तो आप क्या होंगे, वहाँ पे हाजिर होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, ज्ञापन दिया जाता है अखबारों में। तो इसमें स्वनिर्देश और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर है अगला सवाल, पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हमें मुहावरा दिया गया है, इसका हमने क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह होता है काम निकालने के बाद सोचना, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, सही है। निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद होगा। तो सन्मति का संधि विच्छेद होगा सत धन मति, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो जो है यह अपने ही किसमें परिवर्तित हो जाएगा, पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो 9 में परिवर्तित हो गए, सन्मति हो जाएगा। फिर है अगला, निम्न में से सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है। तो सुरसरी का जो पर्यायवाची शब्द है
वह है जानवी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। तो वर्ण विच्छेद क्या कहलाता है, हमारा वर्णों को, किसी भी शब्द को वर्णों में तोड़ना। ठीक है, तो प्रश्न जो मिलके बना है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, प। ठीक, फिर इसमें क्या लगा है हमारा, र। और देखिए कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है, तो इसमें अ। फिर ये क्या हो गया, प्र, फिर सौ, तो ये क्या हो जाएगा, आधा सौ, फिर न और अ। ठीक है, तो ये क्या है, इसका वर्ण विच्छेद है, यानी कि किसमें है ये, प, र, अ, श, न। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है। तो उपसर्ग देखिए हमेशा पूछे जाने वाले हैं, तो इसमें से हमने बताना है कि उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। तो इसमें जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है वह शब्द है अवधेश, बाकी सब में अवकाश। ठीक है, अव क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अव प्लस गुण, इसमें भी क्या लगा है, अव प्रत्यय लगा है। और अवधन नति, इसमें भी क्या लगा है, अव प्रत्यय लगा है। जो अवधेश शब्द है इसमें अव प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा इसका। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो इनको मिला था आलोक पर्व के लिए। ठीक है, आलोक पर्व के लिए क्या मिला था इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फिर है अगला सवाल, यौगिक संज्ञा कहते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं। यौगिक शब्द या संज्ञा जो है वह दो सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। दो सार्थक शब्द मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक शब्द बनाते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, जिन संज्ञाओं के लिए विभिन्न शब्द सार्थक हो उसको क्या कहते हैं, हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे गौशाला है। ठीक है, अब इस गौशाला को मैं तोड़ूंगा तो गौ प्लस शाला। ठीक है, तो जिन संज्ञा में भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो। अब ये गौ शब्द भी क्या है, गाय के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, मतलब ये क्या है, सार्थक है। शाला का अर्थ होता है घर, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो ये भी क्या है, सार्थक है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। फिर एक होता है रूढ़, जिसको तोड़ने पर क्या हो, सार्थक शब्द ना निकले उसको रूढ़ कहा जाता है। जैसे पानी शब्द है, इसको दो भागों में तोड़ा जाए, पा प्लस नी, ना इस पा का अर्थ है ना ही इस नी का अर्थ है, तो ये कैसा हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर एक होता है योग रूढ़ शब्द, जो क्या हो, रचना में तो क्या हो, यौगिक हो, परंतु उसका अर्थ निकालने पर वह क्या बन जाए, रूढ़ बन जाए। जैसे कि दशानन कहें, तो दशानन शब्द क्या है, 10 और आनन, यानी कि 10 सर, तो दोनों का ही अलग अलग अर्थ है, 10 का भी और आनन का भी। परंतु जब हम इसका एक अर्थ लेंगे तो क्या लेंगे, रावण, और रावण को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर वह निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हमारा योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर है अगला, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। तो कोई जो शब्द है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के प्रकार हैं ये, तो इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके सर्वनाम को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है अगला सवाल, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन जो होते हैं वह हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से, च, छ, ज और झ। ठीक है, इन चारों व्यंजनों को स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, चौ है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा 16 का आंसर। फिर है अगला सवाल, समस्त कारणों के रहते हुए भी
कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार होता है। तो इस जब भी सभी कारणों के बाद भी कोई कार्य उत्पन्न ना हो तो उसको कहा जाता है हमारा विशेषोक्ति अलंकार, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए, लिंग हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमने बताना है इन शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका सबसे जो उचित उपाय होता है कि किसी इन शब्दों के पीछे किसी भी क्रिया को लगा देंगे तो वह क्या पता चल जाता है वहाँ पे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। तो इसमें से गुण दोष शब्द क्या होगा, हमारा पुल्लिंग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसके पीछे क्रिया लगाएं तो गुण अच्छे होते हैं ना कि अच्छी होते हैं, या इसके पीछे विशेषण लगाएं। ठीक है, अच्छा क्या है, एक विशेषण शब्द है, तो उससे भी हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, फिर है अगला सवाल, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से अगर सौभाग्य देखें तो मैंने बताया था अभी, उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, तत्सम, और इसी का परिवर्तित रूप क्या होता है, तद्भव, और फिर देशज और विदेशज। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं। तो सौभाग्य जो शब्द है वह तत्सम शब्द है, क्योंकि यह क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बोले जाते हैं हिंदी में उन्हें कहा जाता है तद्भव, और जो देश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें देशज, जो देश के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। अगला सवाल है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो पहुंचना या पहुंच गया यह हमारा कैसा है, संयुक्त क्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही होगा। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।